सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन की। लेकिन उससे पहले, अगर तुमने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो भाई पहले उसे जरूर चेक कर लो, क्योंकि वहीं से स्टोरी में शुरू होती है। और अगर तुम ऑलरेडी देख चुके हो तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मासायुकी से, जो इस टाइम अपनी टीम के साथ डंजन के 13वें फ्लोर पर होता है और वहां पर सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर रहा होता है। अब बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि भाई बंदा पूरा प्रो प्लेयर है, हर मूव हर टेक्निक सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन असली सच्चाई, भाई अंदर से इसकी हालत पूरी फटी पड़ी है। इतना डर रहा होता है कि खुद उसे नहीं पता वो कर क्या रहा है। खैर, जैसे तैसे ये लोग लगभग सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और तभी आता है डंजन का फाइनल बॉस। अब वो बॉस इसके एक टीममेट पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी हमारा मासायुकी पीछे से हीरो बनने जाता है। लेकिन भाई किस्मत फिर से खेल खेल जाती है, इसका पैर स्लिप हो जाता है और ये गिरने लगता है और उसी वक्त इसकी स्वॉर्ड टूटकर सीधा जाकर बॉस के सर में लगती है और बूम, बॉस वहीं खत्म। अब टीम को क्या लगता है कि मासायुकी ने कोई अल्टीमेट स्ट्रैटेजी यूज की है, जानबूझकर स्वॉर्ड तोड़ी, परफेक्ट एंगल से मारी और बॉस को खत्म कर दिया। सब लोग उसकी तारीफों पुल बांधने लगते हैं। वाह क्या दिमाग है, इतना जीनियस है। और इधर हमारा मासायुकी खुद शौक सोच रहा होता है, भाई ये सब हो क्या रहा है, मुझे पता। अब इसके बाद जो सीन आता है ना, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा शहर इस टाइम सिर्फ एक ही नाम से गूंज रहा होता है, मासायुकी। हर जगह बस उसी की बातें। लोग बोल रहे हैं कि इस बंदे ने तो 30वें फ्लोर तक क्लियर कर लिया और अब इसे एक ओवर पावर्ड हीरो की तरह देखा जा रहा है। मतलब हाइप इतनी बन चुकी है कि हर कोई बस उसी के चर्चे कर रहा है। लेकिन तभी हमें एक मिस्टीरियस ग्रुप दिखता है जो ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। ये लोग चुपचाप कहीं जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। आजकल हर जगह बस उसी मासायुकी का नाम चल रहा है। आखिर ये है कौन और इतना स्ट्रांग कैसे है? अब यहां से क्लियर हो जाता है कि कुछ लोग उसकी पॉपुलैरिटी से इंप्रेस्ड हैं तो कुछ लोग सस्पिशियस भी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मासायुकी को, जो यहां पर आराम से बैठा होता है रिमुरु के साथ, और साथ में एक मोटू सा बंदा भी होता है, मॉलमील। अब ये मोटू भाई क्या कर रहा होता है? लिटरली मासायुकी की तारीफों के पुल बांध रहा होता है। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, क्या परफॉर्मेंस थी। और इधर हमारा मासायुकी पूरी तरह कंफ्यूज्ड। वो बोल रहा होता है, भाई सच में मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। तभी रिमुरु भी उसे प्रेस करता है और मासायुकी बस ऑकवर्ड सा रिएक्शन दे देता है। अब तभी एंट्री होती है वेल्डोरा की और यहां से बात शिफ्ट होती है डंजन की तरफ, जहां सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि डंजन सिस्टम अब प्रॉपर्ली काम कर रहा है और उससे जबरदस्त प्रॉफिट आने वाला है। लोग एक्साइटेड हैं, डंजन में जाएंगे, रिवॉर्ड्स लेंगे और स्ट्रांग बनेंगे। रिमुरु भी एक्सप्लेन करता है कि मासायुकी के 30वें फ्लोर क्लियर करने के बाद अब और लोग चैलेंज लेने आएंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे नेशंस भी अब ट्रेड के लिए आ रहे हैं, जिससे ओवरऑल इनकम और बढ़ रही है। लेकिन रिमुरु एक कंसर्न भी बताता है, ग्रीन फ्यूरी टीम। याद है वो ग्रीन कपड़े वाले लोग? वही टीम। इन लोगों ने सिर्फ 4 दिनों में 20 फ्लोर क्लियर कर दिए और अब इनका टारगेट है 30वां फ्लोर। रिमुरु को लग रहा है कि अगर इन्हें नहीं रोका तो ये बहुत जल्दी टॉप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी लाइटली ले रहे हैं, अरे 100वें फ्लोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी मॉलमील टॉपिक बदलता है। वैसे इस बार प्रॉफिट काफी बढ़िया हुआ है। और जैसे ही पैसे की बात आती है, वेल्डोरा पूछता है, ये प्रॉफिट क्या होता है? और एक छोटी डीमन खुश होकर बोलती है, अब तो मैं अमीर बनने वाली हूं। तभी रिमुरु सबको पैसे देता है और भाई सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वेल्डोरा तो फुल एक्साइटेड, ये सारे पैसे मेरे हैं क्या? और रिमुरु बोलता है, काम करो और पैसे लेते जाओ। अब वेल्डोरा तो पैसे देखकर लिटरली खुशियों में उड़ रहा होता है और अंत में रिमुरु और मॉलमील एक दूसरे को देख के एक शेडी सी स्माइल देते हैं। मतलब साफ है, भाई कुछ बड़ा प्लान पक रहा है। अब आगे हम देखते हैं रिमुरु को, जो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उनका डंजन मैनेजमेंट अब फाइनली पूरी तरह ट्रैक पर आ चुका है, सबसे नीचे वाला फ्लोर।
वो एक्चुअली वेल्डोरा हॉल के लिए यूज हो रहा है, जहां पर काफी बड़ी स्पेस और अलग अलग फैसिलिटीज बनाई गई हैं। मतलब सिंपल शब्दों में, ये सिर्फ डंजन नहीं है, पूरा रिसर्च सेंटर बन चुका है। और ये सारी फैसिलिटीज चल रही हैं डायरेक्टर गाबिरू और डेप्यूटी डायरेक्टर वेस्टा के अंडर। लेकिन रिमुरु यहीं नहीं रुकता। वो बताता है कि उसने अपने लिए भी एक प्राइवेट रिसर्च लैब बना ली है, जहां वो आराम से अपने एक्सपेरिमेंट्स करेगा। ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ना कोई टेंशन। और यहां पर उसका एक खास गोल भी है, डियाब्लो के लिए एक वेसल बनाना। बस फिर क्या, बंदा फुल फोकस के साथ अपने काम में लग जाता है। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होता है। बाहर से शियोन और शोना आवाज लगाते हैं, रिमुरु सामा, आप अंदर ठीक तो है ना? क्योंकि काफी टाइम से वो बाहर नहीं आया था, रिमुरु दरवाजा खोलता है और बोलता है, अरे मैं जिंदा हूं, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? वो लोग कहते हैं, हमें पता है, लेकिन आप काफी देर से बाहर नहीं आए तो थोड़ा डर लग गया था। रिमुरु समझाता है, अरे मैं बस काम में बिजी था, टेंशन मत लो। तभी वो उसे खाना भी देते हैं और रिमुरु टेस्ट करके बोलता है, वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, और मजे से खाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक इंपॉर्टेंट इन्फो मिलती है, आपको मॉल मील ढूंढ रहा था। अब रिमुरु सोच में पड़ जाता है, आखिर वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या कोई नई प्रॉब्लम आने वाली है? अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिमुरु को, जो फाइनली अपनी लैब से बाहर निकलता है। लेकिन तभी मॉल मील भागते हुए आता है, पूरी पैनिक हालत में, और बोलता है, रिमुरु, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रिमुरु आराम से बोलता है, अरे पहले सांस तो ले ले भाई, हुआ क्या है? तब वो बताता है, ग्रीन फ्यूरी टीम अब 13वें फ्लोर को क्लियर करने वाली है। अब सीन कट होता है और हमें वही टीम दिखती है, ग्रीन फ्यूरी, जो 13वें फ्लोर पर फाइट कर रही होती है। और भाई, इनका फाइटिंग स्टाइल नेक्स्ट लेवल है। ये लोग एक अजीब सी टेक्निक यूज करते हैं, जिससे इनके मेंबर्स की संख्या बढ़ जाती है। मतलब सिंपल में, पूरी टीम एक छोटी आर्मी बन जाती है। और रिमुरु ये सब बैठकर ऑब्जर्व कर रहा होता है और समझ जाता है कि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो इन्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी मॉलमील बोलता है, टेंशन मत लो, मैंने सोका को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। एक छोटी डीमन आकर रिमुरु को बताती है, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। और जो बात वो बताती है वो और भी शॉकिंग है। फ्लोर 16 का बॉस काम ही नहीं कर रहा। मतलब उसे पहले ही डिफीट कर दिया गया है और अब वो बस पड़ा हुआ है, कोई भी आता है उसे कैजुअली हरा के आगे बढ़ जाता है। ये सुनकर रिमुरु शॉक हो जाता है, ये सब कब हुआ और तुमने होने कैसे दिया? अब यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो छोटी डीमन आगे बताती है, ये तो कुछ भी नहीं है, असली प्रॉब्लम तो अभी बाकी है। रिमुरु बोलता है, अब और क्या बचा है, सीधा बताओ। तब वो समझाती है, आपको याद है आपने कहा था कि हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो आसानी से फ्लोर्स क्लियर कर सकें। रिमुरु बोलता है, हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन उसी आइडिया ने अब बड़ा इश्यू क्रिएट कर दिया। कुछ लोग सीधे 51वें फ्लोर से शुरू हो गए और वहां उनके सामने आया एक पावरफुल ओपोनेंट, एलिमेंटल कोलोसस, जो 70वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते उन्हें बुरी तरह डिफीट कर देता है। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। वो लोग जाकर ये बात हिनाटा को बता देते हैं और हिनाटा इस बात को सीरियसली ले लेती है। वो सोचती है, ऐसा कौन है जिससे ये लोग हार गए, और फिर वो खुद चैलेंज लेती है, मैं उसे हरा कर दिखाऊंगी। लेकिन भाई, ये डिसीजन सिंपल नहीं था, क्योंकि हिनाटा सिर्फ उसे हराकर नहीं रुकी, वो लिटरली डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई, 51 से लेकर सीधे 95 फ्लोर तक। जो भी बॉस उसके सामने आया, सबको अकेले डिफीट कर दिया। मतलब ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं थी, ये प्योर डोमिनेंस था। ये सुनकर रिमुरु इरिटेट हो जाता है, यार इसको बीच में आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसका पूरा सिस्टम, जो धीरे धीरे एडवेंचर्स को ग्रो कराने के लिए था, वो डिसरप्ट हो गया। अब डीमन बोलती है, मुझे तो बस अपना एलिमेंटल वापस रिवाइव करना है। रिमुरु भी समझ जाता है, ठीक है, अब डैमेज हो चुका है। तभी मॉलमील एक और सवाल पूछता है, तो क्या हमें हिनाटा को भी रिवॉर्ड देना चाहिए? रिमुरु तुरंत मना कर देता है, किस बात का रिवॉर्ड? कुछ नहीं मिलेगा उसे। तभी वेल्डोरा बीच में आता है और वो एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। जब हिनाटा 100वें फ्लोर तक पहुंची और मुझसे फाइट करने आई, तो मैं सच में शॉक्ड रह गया था, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल किसी पुराने अपोनेंट से मिलता था जिससे वो 300 साल पहले लड़ चुका था।
और सिर्फ स्टाइल ही नहीं, उसकी स्वॉट टेक्निक भी काफी यूनिक थी। मतलब साफ है, हिनाटा सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, वो हाईली स्किल्ड वॉरियर है। तभी रिमुरु पूछता है, तो क्या तुम उससे हार गए? वेल्डोरा, अरे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। रिमुरु टीस करता है, कौन जाने, तुम पहले भी हार चुके हो। वेल्डोरा थोड़ा डिफेंड करते हुए बोलता है, वो अलग बात थी, तब मैं इमेच्योर था, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। और यहीं पर साफ हो जाता है, आगे आने वाला कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा होने वाला है। अब रिमुरु तुरंत एक्शन लेता है। वो बोलता है, सबसे पहले हमें 16वां फ्लोर पर जाना होगा और वहां के बॉस को फिक्स करना होगा। बस फिर क्या, सीधे सब लोग पहुंच जाते हैं 16वां फ्लोर पर। और वहां जो हालत होती है बॉस की, भाई लिटरली पड़ा हुआ है जैसे कोई उसे छोड़ के चला गया हो। रिमुरु आता है और सबसे पहले उसे प्रॉपरली रिस्टोर करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं रुकता, वो उस बॉस के लिए एक पूरा प्रॉपर बॉस रूम भी बनवाता है। मतलब गद्दी, सेटअप, पूरा रॉयल ट्रीटमेंट। अब ये सब देखकर बॉस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इमोशनल होकर बोलता है, रिमुरु सामा, आप तो कमाल हो, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हो। और भाई ये बंदा तो पूरी तरह फैन बॉय मोड में चला जाता है। तभी रिमुरु बोलता है, ठीक है, इतना भी मत चर, बस अब आगे से हारना मत, वरना सच में उल्टा टांग दूंगा। और बॉस तुरंत सीरियस होकर बोलता है, नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब देखना, मैं सबकी हालत खराब कर दूंगा। अब इसके बाद सीन थोड़ा हल्का फुल्का लेकिन इक्वली मजेदार हो जाता है। हम देखते हैं रिमुरु जो अपने कमरे में आराम से टहल रहा होता है, शायद आगे की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है मिलिम की और भाई। ये एंट्री नॉर्मल नहीं है। मिलिम लिटरली दो बंदों को घसीटते हुए अंदर लाती है, जिनकी हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि इनकी ट्रेनिंग अभी अभी खत्म हुई है। असल में मिलिम प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बराबर फुल पावर बीटिंग। इतना पेल दिया इन दोनों को कि ये खड़े तक नहीं हो पा रहे होते। और ये दोनों ऑलमोस्ट रोते हुए बोलते हैं, मास्टर कुछ भी करो, हमें इससे बचाओ। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, मिलिम के लिए ये बस खेल है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये लिटरली सर्वाइवल है। रिमुरु सिचुएशन समझ जाता है और तुरंत उन दोनों को सेफ साइड में भेज देता है। ठीक है, तुम लोग जाओ, यहां आराम करो। फिर वो गोबटा से अपना प्रॉमिस याद करता है कि उसे हील्स के पास लेकर जाएगा। और गोबटा तो ये सुनकर अंदर से खुश हो जाता है, लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है। पीछे से मिलिम फिर से आती है और इस बार उसकी नजर सीधे नए टारगेट पर होती है। वो बोलती है, ओहो, तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी बची है, चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां से सीन पूरी तरह कॉमेडी बन जाता है। बेचारा गोबट्टा पैनिक मोड में, ये तो गई भैंस पानी में, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा वहां से भाग जाता है। यहां दिखता है मिलिम की रॉ पावर कितनी डेंजरस है, और साथ ही ये भी कि उसके आसपास रहना मतलब हर वक्त लाइफ रिस्क पर रखना। अब यहां से एपिसोड एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। सब लोग बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ग्रीन फ्यूरी को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही 14वें फ्लोर तक पहुंचने वाले हैं। तभी रिमुरु बोलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने 49वें फ्लोर पर इनके लिए ऑलरेडी इंतजाम कर रखा है। अब सब क्यूरियस हो जाते हैं, कैसा इंतजाम? तभी रिमुरु एक अजीब सी चीज निकालता है, एक शंख जैसा ऑब्जेक्ट और एक ब्लैक सर्कुलर डिवाइस। अब वो समझाता है, इस ब्लैक सर्कल को पकड़ो और अपने दिमाग में कोई भी मॉन्स्टर इमेजिन करो। जैसे ही सब इमेजिन करते हैं, वैसा ही मॉन्स्टर सामने अपीयर हो जाता है। मतलब ये कोई नॉर्मल आइटम नहीं है, ये इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल रहा है। लेकिन यहां मिलिम अपनी हरकत कर देती है। बाकी सब डेंजरस मॉन्स्टर्स इमेजिन करते हैं और ये मैडम क्या बनाती है, एक स्लाइम। वेल्डोरा तुरंत बोलता है, अरे मैंने मॉन्स्टर बोला था, ये क्या बना दिया? लेकिन रिमुरु कहता है, छोड़ो ये सब, असली चीज अभी बाकी है। अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिमुरु उस शंख जैसी चीज को पकड़ता है और लिटरली अपनी सोल को बॉडी से अलग कर देता है। उसकी बॉडी वहीं अनकॉन्शियस गिर जाती है, लेकिन उसकी सोल उस मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है जो उसने बनाया था। यानी अब वो खुद मॉन्स्टर बन चुका है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है। बॉडी बराबर खाली शेल, सोल बराबर कंट्रोल सिस्टम, मॉन्स्टर बराबर नया अवतार। मतलब रिमुरु अपनी आइडेंटिटी हाइड करके एक नए फॉर्म में फाइट कर सकता है,
फिर वो बाकी सबको भी यही करने को बोलता है। वेल्डोरा भी अपनी सोल ट्रांसफर करता है, मिलिम भी यही करती है, और अब सिचुएशन ये बन जाती है, चारों के चारों पावरफुल कैरेक्टर्स अपने अपने मॉन्स्टर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और रिमुरु आखिर में बोलता है, अब देखना, असली मजा शुरू होगा। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब तुम बताओ, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंसेन होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ।